আজকে এসছি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা দেখতে। চলুন সরাসরি ওটাই দেখি। তার আগে চলুন একবার কফি হাউসে যাওয়া যাক। কফি হাউসের ভেতরটা খুবই সুন্দর, তবে প্রাইসগুলো একটু ওভার প্রাইসড। কফি খেলাম, কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম, আর কিছু সময় ওয়েট করতে হবে। অনেক দিন ইচ্ছে ছিল আলিপুর মিউজিয়ামে এসে লাইট শোটা দেখার। আজকের 6 জানুয়ারি 2024। অনেকটা লোনলি ফিল হচ্ছিল, তাই ভাবলাম যাই আজকে দিনই দেখে আসি। 7টার টিকিটটা পেয়েছি হিন্দি শোয়ের, বাংলা শো 6টার সময়। ওটা হাউসফুল হয়ে গেছে, ওটা পাইনি। কফি হাউসে গেলাম, গিয়ে একটু কফি খেলাম। এখন ওয়েট করার পালা। 6:45-এ গেট খুলবে, যাব। চলুন ভেতরে গিয়ে দেখা যাক। সেদিন সকালে এসেছিলাম, আর সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এটা সন্ধ্যের ভিউ। সকালে এসেছিলাম, কত কোলাহল। এখন রাতে এসেছি, পুরো ফাঁকা। ইমাজিন করলে মনে হয় তখনকার দিনের গা ছমছমে পরিবেশ। লাইটের ব্যবস্থাগুলো খুবই সুন্দর ভেতরে। এটা মায়াবী পরিবেশ। বসে আছি, ওয়েট করছি। আমার সেকেন্ড শো 7টা থেকে, এখন ফার্স্ট শোটা চলছে। তো ওয়েট করা ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। প্রথম দিনও এসে এখানেই ওয়েট করেছিলাম। যারা সন্ধেবেলা কলকাতার এত ব্যস্ত জীবনের মধ্যেও এখানে আসুন, ভালো লাগবে। তবে দিনের থেকে তো রাত্রে এসে আমার ভালো লাগছে। मेरी इस धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला नापाक कदम रखा था। समंदरी रास्तों से सिल्क और मसालों का व्यापार करने वाले अपने जहाजों से उतरे व्यापारी जल्द ही इस धरती के शासक बन बैठे। भारत की धरती पर कंपनी की हुकूमत जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे बढ़ने लगी उनकी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की हवस। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारी धरती पर अपनी मर्जी के कानून बनाने की और साथ ही जेल बनाने की इजाजत भी दे दी। और इसी व्यवस्था के तहत 1810 में शुरू हुआ अलीपुर जेल बनाने का काम। सन 1864 में पूरे देश में कई सेंट्रल जेल बनाए गए। अलीपुर जेल को भी सेंट्रल जेल का दर्जा दिया गया। विदेशियों ने इसे सेंट्रल जेल बनाया था, मगर हमारे जोशीले हिंदुस्तानियों ने इसे आजादी के संग्राम का मैदान जंग बना दिया। सन 1857 सिपाहियों की बगावत का बिगुल बज चुका था। घबराई हुई विदेशी हुकूमत ने गिरफ्तारियों का अंधाधुंध सिलसिला कुछ ऐसे शुरू किया कि जिस पर भी जरा शक हुआ वो कैद हो गया। इन्हीं गिरफ्तार लोगों में से एक थे फराइजी आंदोलन के बानी मोहसिन उद्दीन अहमद, जिन्हें लोग दुद्दू मियां के नाम से जानते थे। শিকল পূজার ভাষণ বেদি ওরে ও তরু নিশান বাজা
নিশান করুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি তারা রইল উপমান ভেঙে ফেলে কর রেলোপাট রক্ত জমান শিকল পূজার পাষাণ বেদী কাজলের বাজনা বাজা এ মালিক এসে রাজা কাজলের বাজনা বাজা এ মালিক এসে রাজা বেগায় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে বেগায় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কেড়ে মায়েছে হাসি ভগবান করবে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় দেবী তথ্য কেড়ে তারা রইল মুখপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার আশান বেদী বাজাতোর প্রলয় বিষাদ ধ্বংস নিশান করুক প্রাচীর প্রাচীর বেদী তারা রইল মুখপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার আশান বেদী রক্ত জমাট শিকল পূজার আশান বেদী রক্ত জমাট শিকল পূজার আশান বেদী देश के आसमान में नील विद्रोह के जुल्म के खिलाफ नारे गूंजने लगे थे। घबराई हुई अंग्रेज सरकार ने नील की खेती करने वालों पर अत्याचार की छानबीन शुरू कर दी और सन 1860 में नील कमीशन भी बना डाला। दूदू मियाँ तो सन 1862 में गुजर गए, मगर जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उन तमाम इलाकों में फैलती चली गई जहाँ जबरदस्ती इस नील की खेती करवाई जाती थी। 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता की एक लकीर खींच के बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया। बंगाल विभाजन से क्रोधित लोगों ने विलायती सामानों का बहिष्कार शुरू कर दिया और यहीं से जन्म लिया स्वदेशी आंदोलन। लेकिन हुकूमत अपनी जिद पे अड़ी रही। इनकलाबी टोलियों ने हथियार इकट्ठा करना शुरू किए। उनका निशाना थे ब्रिटिश ऑफिसर और उन्हीं में से एक था मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, जिस पर मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया, मगर वो बच गया। गिरफ्तार होने वालों में कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस और नरेंद्र नाथ गोस्वामी भी थे। मई 1908 में उनको जेल में भेज दिया गया। उन पर मुकदमा क्या था? एक दिखावे का तमाशा था। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस को आनंद फानन मौत की सजा सुना दी गई। वो 10 नवंबर 1908 को पूरी बहादुरी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े और अमर हो गए। मई 1908 को गिरफ्तार किए गए ऐसे ही हथियारबंद आंदोलन के नेता माने हुए इनकलाबी श्री अरबिंदो घोष पर अलीपुर बम साजिश का मुकदमा चला। मई 1909 में अरबिंदो घोष को अलीपुर की जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया गया, जिसे अंग्रेजी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। पिंजरे में कैद मैं सलाखों से बाहर देखता हूं, सिर्फ एक विशाल बरगद का पेड़ दिखता है। मेरे इस असहनीय अकेलेपन का साथी है सिर्फ कोठरी की चींटियां। मेरा मन
एक एक कदम बढ़ता जा रहा है एक गहरे पागलपन की ओर। भगवान मुझे बचाओ। क्या तुम सुन रहे हो भगवान? सुन रहे हो मेरी प्रार्थना? हाँ हाँ, एक गहरी शांति छा रही है मेरे जख्मी दिल पर। लगता है जैसे मैं देख पा रहा हूं श्याम सुंदर श्री कृष्ण को। मेरे चारों तरफ वो है, वासुदेव कृष्ण। वही रक्षा करेंगे, वही मुझे रास्ता दिखाएंगे। अंग्रेज सरकार का गुस्सा ये एक काम कर पाया। मुझे मेरे ईश्वर मिल गए, मुझे मेरे ईश्वर मिल गए। श्री अरविंदो घोष को वक्त के साथ जेल से मुक्ति मिल गई। अदालत में उनकी वकालत कर रहे थे चित्तरंजन दास। उन्होंने श्री अरविंदो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये इंसान जो अदालत के इस कटोरे में खड़ा है, भारतवर्ष ने एक सच्चे देशभक्त, कवि, देश प्रेमी और इंसानियत का रास्ता दिखाने वाले के रूप में हमेशा याद रखेगा। क्रांति की लहर पूरे देश में फैल गई थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इनकलाबी नारे लगाने वालों की आवाज ज्यादा से ज्यादा गूंज रही थी और इन्हीं आवाजों को दबाने के लिए 1906 में शुरू किया गया एक नया अलीपुर सेंट्रल जेल बनाने का काम। एक और बढ़ रही थी ईंट दर ईंट जेल खाने की कारपोट्रियां, तो दूसरी ओर बढ़ रहे थे क्रांतिकारियों के हौसले। सन 1913 में यह कैदखाना पूरी तरह बन के तैयार हो गया और इसकी चार दीवारियों में जोशीले क्रांतिकारियों के जत्थे बंद कर दिए गए, जिनके सीनों में धधक रही थी आजादी की आग और होंठों पे गूंज रहे थे आजादी के नगमे। पहली अगस्त 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का ऐलान किया। अमीर, गरीब और हर वर्ग ने विदेशी सामानों का बाइकआउट शुरू कर दिया। घर घर में चरखे चलने लगे और सच्चे हिंदुस्तानियों का लिबास हो गया स्वदेशी खादी। स्वराज पार्टी के देश बंधु चित्तरंजन दास ने विलायती कपड़ों का पूरी तरह से बहिष्कार करवा दिया था और फिर उनकी ओर आया देश प्रेम के आदर्शों और आजादी के जज्बे से भरपूर एक नौजवान, सुभाष चंद्र बोस। सन 1921 में चारों तरफ प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन की धूम थी, मगर सुभाष चंद्र बोस ने आम इंसानों को संगठित किया और प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के खिलाफ खड़े हुए। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके अलीपुर जेल में डाल दिया गया और कुछ दिनों बाद चित्तरंजन दास भी गिरफ्तार होकर इसी जेल पे आ गए। चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है सुभाष। वो गिरफ्तार करने आ रहे थे तो उसी खुशी में आपने ही तो सबको बुला बुला के चाय पिलाई थी। ये खुशी का ही तो अवसर है सुभाष। चाय तो स्वतंत्रता सेनानियों का पुरस्कार है
लेकिन मुझे तो सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई है। अरे तो क्या हुआ, इससे तुम्हारा गौरव कम थोड़ा होता है। सुभाष जी। देखो तो कौन आई है, हमारी सहयोगी, मेरी अर्धांगिनी बासंती देवी। माँ प्रणाम। जीते रहो सुभाष, जीते रहो। तुम जेल में हो ये सोचकर कई बार मन भर आता है, फिर ये सोचकर अच्छा भी लगता है कि तुम यहाँ आने से पहले कितना कुछ करके आए हो। तुम्हारे जोशीले भाषणों का असर ऐसा हुआ कि कोई नहीं निकला सड़क पे। ठीक है, पर बड़ी बात इस आंदोलन को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया है। आंदोलन के असली कारीगर तो वही है ना। अहिंसा का मार्ग तभी सत्य होता है जब हिंसा को पूरी तरह त्याग सके। पर अंग्रेज हमें कायर समझेंगे और हमसे नहीं डरेंगे। काश इस जेल की दीवार में एक छोटी सी दरार होती तो मैं उस दरार से बाहर निकल जाता और भेष बदलकर फिर से सुलगा देता असहयोग की चिंगारी। कौन जानता है आजादी की राह कौन सी है, कहाँ खत्म होगी ये राह कौन जानता है। हम तो बस तैयार रह सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। अलीपुर में उनका साथ और बाद में उन दिनों की स्मृति सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा बन गई। एक समय वो भी आया जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तैयार की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी। उनके जय हिंद का नारा सारे देशवासियों के दिलों और होठों पर हमेशा हमेशा के लिए बस गया। 16 जून 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरे देश में शोक की एक लहर दौड़ गई। गांधी जी कह उठे, चित्तरंजन दास अनगिनत खूबियों के मालिक थे, पर साथ ही उनकी जबान पर, उनके दिल में बस एक ही ख्याल था, देश की आजादी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सभा में भाग लेने के अपराध में सन 1930 में कई नेताओं के साथ मशहूर डॉक्टर विधान चंद्र राय भी गिरफ्तार होकर अलीपुर जेल में लाए गए थे। उन्हें 6 महीने की जेल हुई थी। अलीपुर जेल के अस्पताल में 120 रोगियों के इलाज की गुंजाइश थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने कैदियों की देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया। सही समय पर सही जांच, बीमारी की सही दवा और बीमारों के साथ प्यार भरा रिश्ता, इन 3 मंत्रों ने न जाने कितनी जिंदगियों को बचा लिया। डॉक्टर बीसी रॉय को पूरा देश प्यार और श्रद्धा की नजरों से देखता था। सन 1930 का दौर समाज में बड़ी उथल पुथल थी और एक जुनून से भरा दौर था। गांधी जी की नमक की सत्याग्रह सफल हो गई थी। गिरफ्तारियां और जेल रोजमर्रा की बातें बन गई थी। ब्रिटिश हुकूमत की सजाएं देने का तरीका दिन ब दिन और सख्त होता जा रहा था। कैदियों पे लगाए जाने लगे ज्यादा से ज्यादा गंभीर आरोप और उन पे ढाए जाने लगे कठोर से कठोर अत्याचार। इन दिनों जेल विभाग के इंस्पेक्टर जनरल कर्नल नॉर्मन सिम्पसन ने कैदियों पे और भी ज्यादा जुल्म ढाने का एक नया तरीका निकाला।
कितना बड़ा क्रांतिकारी है आज देखते हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। चमकदार हुजूर, खड़ा करो इसको, लगाओ चाबुक जल्दी। दिसंबर की भरी दोपहर में सुभाष चंद्र बोस के नौजवान वॉलंटियर बिनोय कृष्ण बोस, बादल गुप्तो और दिनेश चंद्र गुप्तो ने पूरी बेखौफी से राइटर्स बिल्डिंग में घुस के सिम्पसन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने खुद को खत्म करने का प्रयास किया। बिनोय और बादल तो सफल हो गए, लेकिन दिनेश गुप्तो बच गए। उन पर मुकदमा दायर हुआ और उन्हें अलीपुर जेल में डाल दिया गया। कैदियों लाइन से खड़े हो जाओ, हाजिरी का समय हो गया है, शुरू करो। 1 2 3। अस्ताचल किरणों के प्रकाश से रंग गई हैं जेल की कोठरियां। गर्मी बीत रही है, हवाओं में बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। अरे मैं तो भूल ही गया, पहरेदार भैया थोड़ा कागज मिलेगा? और कितना लिखोगे? चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हो, पन्ने पे पन्ने। ये लो कागज। शुक्रिया। कितना कुछ कहना है, कितना कुछ बांटना है, कितना कुछ है सोचने को, कितनी सारी योजनाएं हैं। हाथ में बंदूक लिए इंसानों को मारने निकले थे, सिम्पसन साहब को तो मार डाला। ये सब बातें तब क्यों नहीं सोची? नहीं, सिम्पसन इंसान नहीं, नर पिशाच था। वो लोगों को मारता था, अत्याचार करता था, उन्हें अपाहिज कर देता था। हुकूमत सिम्पसन को रोक नहीं पाई, पर किसी ना किसी को तो उसे रोकना ही था। ऐसे पिशाचों की बलि देने के लिए ही जरूरत पड़ी है नरसिंह अवतार की। फांसी के तख्ते पर जब चढ़ोगे तब समझ आएगा, फांसी के तख्ते पर माफी नहीं मिलती। माफी? किसको चाहिए माफी? हा? मुझे तो आजादी चाहिए। मौत मेरी हमदम है, वो आई है मेरे दरवाजे पे। मौत तो जिंदगियों को चलाने वाली होती है। उस प्यारी मौत को मेरा प्रणाम। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारा समय आ गया। मैं तैयार हूं। मेरे छोटे भाई सुनो, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। जिंदा रहना खुशी की बात है, पर कभी कभी जान दे देना उससे भी बड़ी खुशी की बात होती है। मौत मुझे निश्चय ही मुक्ति दिलाएगी। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मैं उस गहरी नींद के आगोश में सोना चाहता हूं जहां कोई दुख तकलीफ ना हो। मेरी मौत पर रोना मत। जो भी मुझे प्यार करते हैं वो दुखी मत होना। असहाय आंसुओं की बरसात से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जुलाई 1931 की सुबह दिनेश चंद को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया गया। बारिश की चुटपुट बूंदों में वो बड़े शांत कदमों के साथ फांसी घर की ओर चल पड़े। कैदियों की नम आंखें उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे जेल का माहौल उन्हें विदाई दे रहा हो।
19 बरस के इस नौजवान को फांसी दे दी गई। सन 1934 जनवरी के महीने में जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता आए। एक के बाद एक कई सभाओं और आम जलसों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग की अपील करते रहे। 13 फरवरी को इलाहाबाद लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का इल्जाम था। उन्हें 2 बरस की सजा सुनाई गई और अलीपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पंडित नेहरू को 10 फुट बटा 9 फुट की एक छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के बाहर था एक छोटा सा बरामदा और उतना ही छोटा आंगन। इंदिरा, शांति निकेतन में गुरुदेव की मौजूदगी से तुम्हें हौसला तो खूब मिल रहा होगा ना? हाँ बाबा, सच में। लेकिन आपको एक बार फिर से जेल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी लगने लगता है कि अब कुछ होगा, उसी वक्त अंग्रेज पकड़कर मुझे जेल में डाल देते हैं। 7वीं बार है ये, 7वीं बार। बाबा, काश मैं थोड़ी बड़ी होती तो आपके इस आंदोलन को आगे लेकर जाती। आएगा इंदिरा, तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। स्वाधीनता की लड़ाई में लगे तमाम लोगों और आपके अथक परिश्रम से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे बाबा। हमारे लोग, हमारे देशवासी, उनकी बात सुनो। मैं उनकी आप बीती सुनता हूँ, उनके दुखों को समझता हूँ। आप ठीक ही कहते हैं बाबा। कलकत्ते की सड़कों पर देखती हूँ सभा, जुलूस, अनगिनत लोगों की भीड़। ये लड़ाई उनकी अपनी है, खुद की। देश के आसमान पे, इसकी हवाओं में गूंजने लगी है एक मधुर झंकार। हर कोई अपने दिल में इसे महसूस कर रहा है। लोगों को पता चल गया है कि आजादी बस आने ही वाली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्साह और उम्मीद से थे। इस आजादी की जंग में पंडित नेहरू को 9 बार जेल की सजा मिली। उन्होंने अपनी जिंदगी के 3259 दिन जेलों में गुजारे थे। सन 1934 आजादी का सपना अब तेजी से सच होता दिखाई दे रहा था। आजादी के आने की आहट से करोड़ों हिंदुस्तानी आंखें जगमगाने लगी थी और जोश से भरे जलसों में गूंजने लगे थे देश प्रेम के गीत। इन जुलूसों और गीतों की गूंज अलीपुर जेल में भी ऐसे फैल गई जैसे लड़ाई के मैदान में बहादुर लड़ाकों को जीत का पैगाम मिल गया। और फिर वो दिन आया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को 15 अगस्त होते ही भारत की पूरी आजादी का ऐलान कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और दिल्ली के लाल किले पे लहरा उठा आजाद हिंदुस्तान का सुंदर तिरंगा। जिन बलिदानों और उसूलों पर हमें आजादी मिली थी, हम आज उनका पूरे मन से नमन करते हैं। आजाद हिंदुस्तान में वो स्वप्न, वो मूल्य, वो उसूल ही हमारी सबसे कीमती धरोहर है। देश के हर धड़कते दिल में आज भी जागृत हैं उन शहीदों की यादें। उन्हीं यादों का प्रतीक है हमारा ये शहीद स्तंभ।
मैं उन्हीं हवाओं का एक झोंका हूं जिनमें देश की मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। इस मिट्टी में जज्ब शहीदों के खून को न बारिश की बूंदें मिटा सकती हैं, न सूरज की तपिश इन्हें सुखा सकती है। ये वो यादें हैं जो हवाओं में घुली हैं, खेतों में लहलहाती हैं, नदियों में बहती हैं। बच्चों की बेलोस हंसी और नई पीढ़ी के चेहरों पर जगमगाती हैं। यादों का ये खजाना इस देश में जन्म लेने वाली हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती रहेगी। विश्वास है कि ये खजाना हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेगा। ভিডিও শো শেষ হয়ে গেল। কেউ এলে তার রিয়াকশান নিতে ভালো লাগে। আজ একা এসছি তো কোনো উপায় নেই। যারা ভিডিও দেখছেন সবাইকে রিকোয়েস্ট যে অন্তত একবার আসুন, এসে দেখুন। অনেক সময় এদিক ওদিক যায়, আধা ঘন্টা সময়ের ব্যাপার।